अब तक मायामी में हो रहे घटनाओं की वजह से पुलिस एक्शन में आ चुकी थी। वो इन्वेस्टिगेशन तो बराबर कर रहे थे, मगर फिलहाल में कोई पुख्ता सबूत उनके हाथ नहीं लगा था। अगले दिन ग्रिजेल्डा ओचोआस के प्राइवेट जेट से नॉर्मन्स के बहामास में एक छोटा सा आइलैंड है, वहां पहुंचे। ये जगह हेरोइन की तस्करी का प्रमुख केंद्र और ओचोआस का पनाहगाह था। यहाँ के वेयरहाउस में हेरोइन का अंबार लगा हुआ था। जो शख्स इनको ये सब दिखा रहा है उसका नाम है राफा, जो कि फाबियो ओचोआ का राइट हैंड तथा फाबियो की कजिन मार्ता ओचोआ का मंगेतर है। ग्रिजेल्डा को ये सब दिखाने का उनका एक ही मकसद था। वो मायामी में अपना ऑपरेशन चालू करने जा रहे हैं, जिसके तहत ये मायामी के सारे पुराने डीलर्स को हटाकर एक साफ सुथरा सिस्टम बनाना चाहते हैं। ग्रिजेल्डा जिस मार्केट को खड़ी की, उसे छोड़कर पीछे हटने के लिए $15 मिलियन का ऑफर मिला। ग्रिजेल्डा ने उस पैसे को लात मार दिया और बोलती गई कि वो अपना इलाका, अपना बिजनेस किसी कीमत पर नहीं बेचने वाली। हालांकि उसका पार्टनर इसके लिए राजी था, क्योंकि वो जानता है कि ओचोआस की पावर क्या है। अगले शाम ग्रिजेल्डा ने एक मीटिंग रखी, जिसमें मायामी के हर एक डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर तथा सप्लायर्स को इनवाइट किया। मुद्दा यही था कि ओचोआस उन सबका एरिया, उनका बिजनेस खरीदना चाहते हैं। सबके पास खबर तो आ ही चुकी थी कि वो पैसे लेकर अपना अपना एरिया ओचोआस को सौंप दे। खैर, ग्रिजेल्डा ने अपनी तरफ से सबको यही सलाह दिया कि इन्होंने अपना बिजनेस बहुत मेहनत से खड़ी की है और इसे किसी को भी नहीं बेचेंगे, मगर ये तभी मुमकिन हो सकता है जब सभी मिलकर एक दूसरे का साथ दे। वैसे ग्रिजेल्डा का आइडिया तो जबरदस्त था, सब उसकी बात से राजी भी हो गए थे। लेकिन अमीलकर के राइट हैंड रिवी ने जब ये बताया कि अमीलकर किसी मर्डर केस में फंस गया है, जिसके चलते वो अपना बिजनेस ओचोआस को बेचने को तैयार है, तो सब पीछे हट गए, क्योंकि अमीलकर ही इन सब का आका, इनका सप्लायर था। जब वो ही पीछे हट रहा है तो प्यादों की क्या औकात। ये सब भी अपने अपने कदम पीछे खींच लिए। अंत में ग्रिजेल्डा ने रिवी से बात की कि वो अमीलकर से मिलना चाहती है। रिवी उसकी बात मान गया, क्योंकि ग्रिजेल्डा की बातों में दम था। सब मर्द होकर पीछे भाग रहे थे, पर उसमें कुछ तो बात थी। अमीलकर से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अमीलकर पर उस रात हुए नरसंहार की जांच बैठी थी। वो पुलिस की नजरों में आ चुका था। पुलिस को एक गवाह भी मिल चुका है, जैसा कि हमने पिछले सीन में देखा ही था। इसलिए अमीलकर अपना बिजनेस रन नहीं कर सकता, जिसके चलते वो बिजनेस ओचोआस को बेच रहा है। यहाँ भी बात नहीं बनी। ग्रिजेल्डा यहाँ से निकल ही रही थी कि तभी उसके मन में एक आइडिया आया। क्या हो अगर वो अमीलकर के गवाह को मरवा दे? अगर ऐसा मुमकिन है तो केस सरपट खत्म हो जाएगा। उसका कचरा कोई दूसरा साफ करने को तैयार है, तो भला इसमें उसको क्या आपत्ति हो सकती थी। तो डील तय हो गया कि ग्रिसेल्डा अमीलकर को मर्डर केस से बाहर निकलवाएगी और अमीलकर मायामी के सभी डीलर्स का प्रतिनिधित्व कर ओचोआस से डील करेगा। शाम को ग्रिसेल्डा ने गवाह के फोटो वगैरह दारियो को पकड़ा दिया। चूचो और दारियो उस गवाह को निपटाने पहुंचे। फिर दोनों ने अपने अपने पिस्टल पर साइलेंसर सेट किया ताकि गोली चलने की आवाज दब कर रह जाए। हाथ में गन लिए चुपके से दरवाजा खोले और अंदर घुसे। अंदर एक शख्स टीवी देख रहा था जिसे ये दबोच लिए। इतने में उसकी वाइफ भी आ गई। उसके हाथ में 4 महीने का बच्चा था। वैसे जब वो उस नरसंहार वाली वारदात जून को बताने गई थी तब वो प्रेग्नेंट थी। ये तुरंत ही उन दोनों को चुप कराकर घुटनों पर ले आए। अब इनके सामने एक बड़ी दुविधा आन पड़ी थी। उन्हें ये पता नहीं था कि गवाह का पति और बेटा भी साथ में होगा। ग्रिसेल्डा ने फिर भी अपना मन नहीं बदला। दारियो और चूचो एक 4 महीने के बच्चे को यतीम करके खुश नहीं थे। सुबह पुलिस आई, जांच पड़ताल शुरू हुआ। फिर बच्चे को अनाथालय वाले आकर ले गए। कुछ ही समय में अमीलकर का केस रफा दफा हो गया। ग्रिसेल्डा और अमीलकर के बीच डील तय हुई कि अमीलकर कमान संभालेगा, ग्रिसेल्डा उसके नीचे काम करेगी, जो कि उसे मंजूर था। राफा से भी बात हो गई कि अमीलकर मायामी के सभी डीलर्स को संभालेगा। कोई भी एक दूसरे के साथ लफड़ा किए तो उनको ठीक करने की जिम्मेदारी अमीलकर की होगी। राफा को कोई झंझट पालने की जरूरत नहीं, बस वो ये देखे कि पुलिस से बचकर अपना माल इन तक कैसे पहुंचाना है। वैसे राफा इन्हीं लोकल डीलर्स के चलते नया सिस्टम लाना चाहता था, क्योंकि वो कभी एरिये, कभी माल तो कभी रेट को लेकर झिकझिक करते रहते हैं। मगर अब जब अमीलकर यहाँ की जिम्मेदारी उठा ही रहा है तो वो भी मान गया। यानी लेदे के ग्रिसेल्डा जैसा चाहती थी वैसा हो गया। इधर गवाह के मिटाने के बाद तैस में आई पुलिस ने अमीलकर के खिलाफ एक और सबूत ढूंढ निकाला था। इसी सबूत के दम पर वारंट निकला और अगले दिन उसे घेर लिया गया। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मौका देख रिवी और अमीलकर 2 दिशाओं में भाग निकले। किसी तरह रिवी तो बच निकला, पर अमीलकर पकड़ा गया। अमीलकर के पकड़े जाने से सबसे बड़ा धक्का ग्रिसेल्डा को लगा। राफा ने अमीलकर की जगह पापो मेजिया को सौंप दी, जो कि ग्रिसेल्डा के साथ काम नहीं करना चाहता था। जाहिर सी बात है,
उन दोनों की पुरानी रंजिश थी, तो वही ग्रिसेल्डा का पार्टनर पनेसो भी उनसे हाथ मिला चुका था। ग्रिसेल्डा की जगह पनेसो ने हथिया लिया। ये बात उसने खुद ग्रिसेल्डा को बताई और ये भी कि वो उसके सभी डीलर्स, जो कि कोई टेनिस कोच हैं तो कोई अमीरों का नौकर, सबका डिटेल्स जानता है। उनको भी डरा धमका के ये अपने साथ मिला लेंगे और ग्रिसेल्डा की हो जाएगी छुट्टी। इतना सब कुछ करने के बाद भी ग्रिसेल्डा के हाथ कुछ नहीं लगा। आखिरकार मर्दों ने उसकी असली औकात दिखा ही दी। अगले दिन ग्रिसेल्डा ने घर पर बैठे बैठे कुछ प्लानिंग किया। फिर ये अपनी पूरी फैमिली के साथ एक ऐसी जगह शिफ्ट हो गए जहां इनके इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां ये एक शूटर से मिले जिसका नाम था रीगो। वो और उसके कजिन आज ही क्यूबा से पानी के रास्ते यहाँ आए थे। सब कुछ सेटलमेंट करने के बाद रीगो और चूचो ग्रिसेल्डा के प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रवाना हुए। ऊबर ने अपनी मॉम से कितना भी पूछने की कोशिश की कि ये सब क्या चल रहा है, ये लोग कौन है, यहाँ इतनी सिक्योरिटी क्यों है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताई। इधर ये लोग हरवा हथियार रेडी कर दिन दहाड़े पानेसो को ठोक दिए, तो वही दूसरी तरफ रीगो का कजिन और चूचो पापो के घर को बम से उड़ा दिए। दोनों वारदात एक समय पर अंजाम दिए गए, इसलिए किसी को भी सतर्क होने का मौका नहीं मिला। अगले ही पल ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। पुलिस को वहां बंदूक से भरी एक गाड़ी मिली जिसे यहां जानबूझकर छोड़ा गया था, ताकि सबको पता चल सके कि जिस गैंग ने ये गैंगवार किया वो कितने पावरफुल है। राफा को भी न्यूज के जरिए इसकी जानकारी लगी। ग्रिसेल्डा इस हद तक गुजर जाएगी, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। ठीक इसके अगले शाम ग्रिसेल्डा के पुराने अड्डे पर कुछ लोग चाकू छुरी लेकर अंदर घुसे। कुछ देर बाद किसी ने दारियो को जानकारी दी। वो वहां पहुंचा तो इजाबेल तथा रीगो का कजिन, जो कि ग्रिसेल्डा के सहेलियों की सुरक्षा के लिए उनके पास था, पापो के राइट हैंड ने उनका गेम बजा दिया। इन्हें भी पता चला कि ये काम पापो मेजिया ने करवाया है। दरअसल उसके घर में हुए बम ब्लास्ट में उसके पिता मरे थे और वो घर में रहने के बावजूद भी बच गया था। अब वो ग्रिसेल्डा को मारने के फिराक में है। इधर ग्रिसेल्डा भी अपनी खास सहेली इजाबेल के मौत से काफी दुखी थी। अगले दिन ये उस हत्यारे को दबोचने निकल पड़े जिसने इजाबेल की जान ली। ग्रिसेल्डा उसे खुद अपने हाथों नर्क पहुंचाना चाहती थी। ये दिन दहाड़े पापो के राइट हैंड के घर में घुस गए, फिर उसे काबू किए। तब जाके ग्रिसेल्डा उसके सामने आई। वो गिड़गिड़ाने लगा, अपनी जान की भीख मांगने लगा। फिर भी ग्रिसेल्डा को उस पर जरा भी तरस नहीं आई। ग्रिसेल्डा ने उसे मारकर इजाबेल और बाकियों का बदला पूरा किया और वो यहीं तक नहीं रुकी, बकायदा क्यूबा से गुंडों की पूरी फौज मंगवाई। उसकी ये फौज रफा के अड्डे पर पहुंचकर उसका पूरा माल लूट लिए। राफा की हालत खराब हो गई। वो इस असमंजस में पड़ गया कि वो अपने आका फाबियो ओचोआ को कैसे बताए कि एक लेडी माफिया उसकी ऐसी की तैसी करके रखी है। ऐसे तो उसके बड़े बड़े मूंछों का भाजी पाला हो जाएगा। ग्रिसेल्डा को ये छू भी नहीं सकते थे क्योंकि उसके अड्डे पर क्यूबन्स की पूरी आर्मी थी। हार पछताकर वो ग्रिसेल्डा को फोन किया कि वो उसका एरिया उसे वापस कर रहा है, बस ये वो जो कुछ कर रही है उसे फौरन रोक दे। ग्रिसेल्डा ने उसे जवाब देते हुए कहा, जो पहले से ही मेरा था वो तुम मुझे लौटा रहे हो, क्या मजाक है। अगली सुबह तक पापो की खबर भी लग चुकी थी। रेगो अपने कजिन के मौत का बदला लेने के लिए उसके पीछे लगा और एयरपोर्ट पर ही दबोचकर उसे सैकड़ों लोगों के सामने मार डाला। खुद भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ शुरू हुई। उसने पुलिस वालों से सिर्फ एक लाइन बोला कि तुम लोग कुछ भी कर लो, मेरा मुंह नहीं खुलवा पाओगे। कुछ वक्त तक ऐसा ही चलता रहा। अंत में फाबियो ओचुआ तक बात पहुंच ही गई। उनके साथ मीटिंग में आर्तुरो भी गया। ग्रिसेल्डा के काम को देख फाबियो उससे काफी इंप्रेस थे। फाबियो ने मायामी की बागडोर ग्रिसेल्डा को सौंपते हुए ये कहा कि अब से उनका माल ग्रिसेल्डा के हाथों ही मायामी में जाएगा। अभी उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आई ही थी कि तभी राफा ने आर्तुरो को ठोक डाला। एक पल में उनकी जीत की खुशी मातम में बदल गई। ये ओचोआस का बदला लेने का स्टाइल और धमकी दोनों था कि अगर आगे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो भी अपने दोस्त की तरह ही जान से जाएगी। ग्रिसेल्डा को जो चाहिए था वो मिल तो गया, पर इसकी कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ी। इसके बाद ग्रिसेल्डा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। मायामी पर राज करते हुए उसे 3 साल हो चुके हैं। अब वो मायामी की सबसे पावरफुल ड्रग्स माफिया है। इस जर्नी में कार्मेन ने भी उसका भरपूर साथ निभाया और खूब पैसे छापी। ग्रिसेल्डा को इस मुकाम तक पहुंचाने और सब कुछ मेंटेन रखने का जिम्मा उसके राइट हैंड रिवी के ऊपर था। पैसों के दम पर इन्होंने मियाम पुलिस के काफी सारे ऑफिसर्स को भी खरीद लिए थे। ग्रिसेल्डा ने इन बीते 3 सालों में डारियो से शादी कर ली। उनका एक बेटा भी है। वही ऊबर और डिक्सन भी अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर चुके हैं। चुचो अब उनका बॉडीगार्ड बना फिरता है। दूसरी तरफ मेडेलिन में ड्रग कार्टेल पर लगाम कसने के लिए बड़े पद के अधिकारियों ने एक टास्क फोर्स यूनिट की घोषणा की, जिसमें यहाँ के लोकल और फेडरल एजेंट शामिल थे। तो वही इस सेंटेक नामी यूनिट की बागडोर डियाज नामी एजेंट को सौंपी गई।
सेंटेक ने भी खूब हाथ पैर मारे और जब बात नहीं बनी तो ग्रिजेल्डा की फाइल लेकर वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए। वो यहाँ के अधिकारियों को आगाह करने आए थे कि ग्रिजेल्डा अपने राइट हैंड रिवी अय्याल के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स में भी भारी मात्रा में हेरोइन स्मगल करवाते आ रही है। बिना किसी ठोस सबूत के ये उस पर हाथ भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक ऐसी मास्टरमाइंड क्रिमिनल है जिसने अपने दम पर मायामी की ज्यादातर इकोनॉमी को अपने काबू में कर लिया है। इसलिए इन्हें साथ मिलकर ठोस सबूत जुटाने होंगे, तब जाके कहीं वो उसे रोक पाएंगे। वैसे इनके पास ग्रिजेल्डा के कुछ गोडाउन की इंफॉर्मेशन थी, जिस पर ये सही मौका देख छापा मारने के फिराक में थे। ये बात ग्रिजेल्डा तक भी पहुंची कि सेंटेक के कबूतर डीसी पहुंचे थे। रिवी के खबरी ने पता लगा लिया था कि उनके पास ग्रिजेल्डा के कुछ गोडाउन की इंफॉर्मेशन है, यानी इनके बीच जरूर कोई पुलिस का खबरी है। इससे पहले कि मामला और बिगड़े, ग्रिजेल्डा ने डियाज के बैंक अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर करवा दिए कि वो खुद रिश्वतखोरी के चपेटे में आ गया, जिसके चलते उसे सेंटेक से निकाल दिया गया। उसकी जगह जून ने सेंटेक की बागडोर संभाली। वही ग्रिजेल्डा को जिस किसी पर भी शक था, उसने उन सबको मरवा दिया। एक हफ्ते में 8 मर्डर का होना कोई मामूली बात नहीं थी। जून समझ चुकी थी कि ग्रिजेल्डा बौखलाई हुई है। उसे लग रहा होगा कि उसके गैंग में कोई खबरी है जिसने उसके गोडाउन का डिटेल सेंटेक तक पहुंचाया, मगर असल में कोई इन्फॉर्मर, कोई खबरी है ही नहीं। जून ने उनके गोडाउन का इन्फॉर्मेशन, उनके वो कोड डिकोड करके निकाले जिनके द्वारा वो लोकेशन छिपाते हैं। अब जून का ये प्लान था कि अगर उनके एक और गोडाउन पर छापा पड़े तो ग्रिजेल्डा को लगेगा कि इन्फॉर्मर अब भी जिंदा है और बौखलाहट के मारे वो जरूर कोई गलती करेगी जिसे इन्हें लपक लेना है। इधर जिन पर भी शक था, उनको मरवाने के बाद ग्रिजेल्डा ने चैन की सांस ली। अगले दिन दारियो के बर्थडे पार्टी में खूब धूम धड़ाका हुआ। ग्रिजेल्डा के बिजनेस से जुड़े छोटे बड़े से लेकर हर प्रकार के लोग शामिल हुए। ग्रिजेल्डा ने हर किसी को तोहफे में सोने की चैन तथा अपने पति दारियो को सोने की गन गिफ्ट की। मतलब पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जैसे जैसे शाम ढलता गया, पार्टी का मजा बढ़ता चला गया। तभी खबर मिली कि उनके पास वाले गोडाउन पर छापा पड़ा है। इनके समझ के बाहर था कि आखिर वो कौन है जो इनकी इन्फॉर्मेशन सेंटेक तक पहुंचा रहा है। इस बात से ग्रिजेल्डा इतना बेचैन हो उठी कि जिसे भी देखती लगता कि वही इन्फॉर्मर है। इतने में डिक्सन का एक शख्स से लफड़ा हो गया। दारियो ने डिक्सन को समझाने की कोशिश की, मगर गुस्से के मारे वो पार्टी छोड़ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कहीं निकल गया। वही हर मौके पर कोई ना कोई पीन खोस के मजे लेने वाला तो मौजूद होता ही है। राफा के दोस्त ने ग्रिजेल्डा को सुनाते हुए बोल दिया, लगता है कि इस फैमिली में सारे बेवकूफ ही भरे पड़े हैं। ग्रिजेल्डा उसकी बात सुन ली और गाली बकने लगी तो वो अपनी बात से पलट गया। फिर क्या था, केक काटा गया, जिसके तुरंत बाद ही कार्मेन ग्रिजेल्डा से मिलकर निकल गई। साथ में सचेत करती गई कि जो पाइप वाला नशा मार्ता उसे करने के लिए दे रही है, उससे वो दूर ही रहे। ये बात मार्ता को कांटे की तरह चुभी। अगले पल वो ग्रिजेल्डा से चुगली करने लगी कि उसे लगता है इन्फॉर्मर कार्मेन ही है। ग्रिसेल्डा पाइप के नशे में इस कदर धुत थी कि ये बात सच मान बैठी। फिर रिवी से बोली कि कार्मेन पर नजर रखने के लिए चूचो को लगाओ। वैसे चूचो आज अपने फैमिली के साथ था, इसलिए पार्टी अटेंड करने नहीं आया। पहले दारियो और फिर रिवी ग्रिसेल्डा को भरपूर समझाने की कोशिश किए कि सब कुछ ठीक है, उसका घर बिल्कुल सेफ है। बेवजह ही वो अपने भरोसेमंद लोगों पर शक कर रही है। पर वो कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक वही ग्रिसेल्डा के साथ होना शुरू हो चुका था। इधर कार्मेन घर पहुंचती, उसी के आने के ताक में डिटेक्टिव जून उसका इंतजार कर रही थी। आज ग्रिसेल्डा के जिस गोदाम पर सेंटेक ने छापा मारा, वहां के लॉकर से इन्हें उस जगह का लीज एग्रीमेंट मिला जो कि कार्मेन के ट्रैवल एजेंसी के नाम पर ली गई थी। इस हिसाब से कार्रवाई हुई तो ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस तो रद्द होगा ही, साथ में उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ग्रिसेल्डा को बचाने का क्या फायदा? अगर वो सरकारी गवाह बनती है तो उसका एजेंसी बच जाएगा और उसे कम से कम सजा होगी। ये डील जून ने उसे ऑफर की, फिर भी कार्मेन उसके झांसे में नहीं आई। इधर दारियो पार्टी छोड़ अकेले बैठकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहा था, तभी वहां एस्टेला आई। उन्होंने दारियो के लिए आतिशबाजी का इंतजाम किया था। इसे वो मिस ना कर दे इसीलिए बुलाने आई थी, पर ग्रिसेल्डा की बेवकूफी पर दोनों बातचीत करने में बिजी हो गए। इतने में ग्रिसेल्डा पाइप फूंकती हुई वहां आ धमकी। एस्टेला को दारियो के साथ अकेले में देख कुछ और ही समझ बैठी, जिसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। ग्रिसेल्डा ने उसका पीछा किया, गन उठाई और ले धड़ाधड़ एस्टेला के गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी, मगर तब तक वो बचकर निकल चुकी थी। उसका पारा 7वें आसमान पर था। वहां सबके सब डरे हुए थे। इतने में रफा का दोस्त, जिसने बोला था कि ग्रिसेल्डा के फैमिली में बेवकूफ भरे हैं, वो उसके हत्थे चढ़ गया। ग्रिसेल्डा ने बंदूक के नोक पे उसे नंगा करके कुत्ते की तरह भौंकवाया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि कार्मेन वापस लौट आई, वरना क्या पता वो उससे मुजरा भी करवा लेती।
तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। दोनों इत्मीनान से बैठे और फिर कार्मेन ने दोबारा वापस आने की वजह बताई कि एक पुलिस वाली उसके खिलाफ ऑफर लेकर आई थी। कार्मेन ने पुलिस से बात की। इतना सुनते ही ग्रिजेल्डा ने आपा खो दिया और कार्मेन पर झपट पड़ी। उसे लगने लगा था कि कार्मेन ही इन्फॉर्मर है। किसी तरह दारियो ने कार्मेन को बचाया। सब कुछ खोने का डर उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो गया था कि वो सही गलत में फर्क समझना ही भूल चुकी थी। उधर डिक्सन खीस में बर्थडे पार्टी से निकलने के बाद एक बार में एंजॉय कर रहा था। तभी एक शख्स उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करने लगा। डिक्सन ने औव देखा न ताव डायरेक्ट उसे ठोक दिया। जब एहसास हुआ कि गड़बड़ हो गई तो फरार हो गया। उसके पीछे पुलिस पड़ गई। उनसे छिपने के लिए वो चूचो के घर पहुंचा और जो कुछ हाल रहा सो कह सुनाया, और ये भी कि वो ये इल्जाम अपने सिर ले ले। मगर चूचो उसे लात मारकर भगा दिया, क्योंकि आज गांव से चूचो की फैमिली आई थी। वो किसी भी लफड़े में नहीं पड़ने वाला था। किसी तरह डिक्सन पुलिस से बचकर अपनी मां के पास पहुंचा और बताया कि वो चूचो के पास मदद के लिए गया था, लेकिन उसने उसे बहुत मारा। गॉडमदर के बेटे पर कोई हाथ उठाए ऐसा भला हो सकता है क्या? ये गुरूर ही तो लोगों को ले डूबता है। वही हुआ जिसका डर था। उसने अपने वफादार बॉडीगार्ड चूचो को मरवाने के लिए रिवी को टिप दी। उसने ऐतराज जताया तो वजह बताई कि उनके गैंग में वही खबरी है, वो पूरी रात पार्टी में भी नहीं आया। न चाहते हुए भी अगले दिन रिवी ने चूचो पर हमला किया, लेकिन वो बच निकला। न्यूज के जरिए पता चला कि उस हमले में चूचो का बेटा मारा गया। उसे 3 गोलियां लगी। अभी महज वो 2 साल का था। इस बात से ग्रिसेल्डा डिप्रेशन में चली गई। सोचा नशा करके सब भुला देगी, मगर वो बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। तभी नशे की हालत में मार्ता ने उसे बताया कि रफा उसको मरवाने के लिए फाबियो से बात कर रहा था, जिसे सुन तो वो और पगला गई और उन्हें मनाने के लिए मार्ता से रिक्वेस्ट करने लगी कि उस रात जो उसने पार्टी में किया ऐसा वो फिर कभी नहीं करेगी। अगर वो मान गए तो ग्रिसेल्डा मार्ता को पार्टनर बना लेगी, फिर दोनों मिलकर मायामी पर राज करेंगे। इसी बात को दोहराते हुए मार्ता सोफे पर से कांच के टेबल पर गिर पड़ी। ग्रिसेल्डा ने तुरंत रिवी को फोन किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मार्ता मर चुकी थी। ये बात ओचुआस कभी नहीं मानेंगे कि ये एक एक्सीडेंट था, इसलिए अब इनका ओचुआस से कोई मतलब नहीं। वैसे भी कार्मेन सब कुछ सेंटेक को बता चुकी है। ग्रिसेल्डा को उस रात उसे जान से मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। उसका सारा पैसा, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कार्मेन ही करवाती थी, वो सब उसके हाथ से गया। लगे हाथ ये मार्ता की लाश को ठिकाने लगाने का प्रबंध करने में जुट गए कि तभी वहां इन्हें ड्रग्स का अंबार मिला। ग्रिसेल्डा ने तुरंत प्लान बनाया कि ये ड्रग्स के साथ साथ मार्ता की बॉडी को भी गायब कर देंगे, ताकि लगे कि किसी ने लूटने के लिए ये सब किया। ड्रग्स गाड़ी में लोड करने के बाद ये मार्ता की बॉडी लेने आए। तभी बाहर रफा आ धमका। ग्रिसेल्डा की गाड़ी बाहर ही खड़ी थी, मतलब ये चाहकर भी नहीं छिपा सकते कि ग्रिसेल्डा यहाँ नहीं आई थी। किसी तरह बॉडी को जकुजी की टंकी में डालकर ये फरार हो गए। घर पहुंच सामान वगैरह पैक कर ही रहे थे कि तभी दारियो का फोन आया। ग्रिसेल्डा के पागलपंती की वजह से वो भी उसे छोड़ अपने बेटे को लेकर निकल चुका था। साथ में वो सारा पैसा भी ले गया। कार्मेन, चूचो, दारियो, उसके जितने भी करीबी थे जिन्होंने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचाने में साथ दिया, वो सब उसे छोड़कर जा चुके थे। उधर मार्ता के वियोग में रफा का रो रो कर बुरा हाल था। उसने ड्रग कार्टर में ऐलान करवा दिया कि ग्रिसेल्डा की खबर देने वाले को $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। दूसरी तरफ ग्रिसेल्डा किसी दूसरे शहर जाकर छिप गई थी। पैसे तो थे नहीं जिससे कि वो देश छोड़कर भाग सके। जो ड्रग्स ये रफा के घर से लुट लाए थे, बस उसी भरोसे थे कि बेचकर कहीं और निकल जाएंगे। उसमें से 1 केजी रिवी आज बेच भी आया। ये खबर तुरंत रफा को मिल गई कि उसने लॉस एंजलिस में माल बेचा है। वो पूरी फौज लेकर लॉस एंजलिस के लिए निकल पड़ा। ये खबर रिवी की खबरी को जैसे ही लगी, उसने सचेत किया कि राफा यहाँ कदम रख चुका है और किसी भी वक्त मोटल पहुंच सकता है। रिवी ने तुरंत फोन कर जो कुछ भी था सब कह सुनाया और ग्रिसेल्डा को अलविदा बोल निकल लिया। ग्रिसेल्डा ने अपने 3 बच्चों को पैसे दिए कि जाकर खा आओ, आज मेरा मूड नहीं है, तो उन तीनों ने वैसा ही किया। अंत तक भी वो दांव पेच खेलती रही। रफा के यहाँ पहुंचने से पहले ही वो लॉस एंजलिस पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दी। रफा हाथ मलता रह गया। क्या खतरनाक दिमाग था उसके पास। अब जो आप सुनोगे वो सुनकर आपका सर घूम जाएगा। कार्मेन ने सेंटेक को जो गवाही दी वो सब एक प्री प्लान था। उसने सिर्फ ग्रिसेल्डा के ड्रग्स बिजनेस और उसके पैसों के बारे में बताया, ना कि किसी मर्डर के बारे में। यानी पकड़े जाने पर भी उसके ऊपर सिर्फ ड्रग्स स्मगलिंग का ही चार्ज लगेगा। जून को भी सब कुछ लास्ट में समझ आया। उसे बड़ी अफसोस हो रहा था कि वो हद से हद 4 या 5 साल सजा काटकर छूट जाएगी, जबकि उसने कितने मर्डर करवाए हैं। तभी उसे एक दमदार आइडिया आया। किसी तरह रिवी इनके हाथ लग जाए तो मामला पलट सकता है। फिर क्या था, ये न्यूज पर अफवाह फैला दिए
कि रिवी ऑजी नामी बच्चे को किडनैप करके कहीं छुपा हुआ है। इस तरह रिवी भी पकड़ा गया। दरअसल एक बैंक लुटते हुए वो सीसीटीवी में आ गया था और जिस कैशियर को उसने लुटा उसने रिवी के गाड़ी का नंबर प्लेट याद कर लिया था। फिर पुलिस ने उसके नंबर प्लेट के जरिए उसका पता लगाना शुरू किया, तब जाके वो पकड़ा गया। अब उसके सामने पुलिस वालों ने 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो वो ग्रिजेल्डा ने जितने मर्डर किए उसकी गवाही देकर अपनी सजा कम करवा ले, या फिर ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि चूचो कास्ट्रो के बेटे की हत्या के जुर्म में उसे डेथ पेनल्टी मिले। अंत में जब अपनी जान पर बनाई तो रिवी ने भी ग्रिजेल्डा का साथ छोड़ दिया। उसके लिए वो अपनी जान थोड़ी ना देने वाला था। यहाँ से ग्रिसेल्डा को मायामी पुलिस उठा ले गई। उसे 15 साल की सजा हुई। दूसरी तरफ किसी अनजान शख्स ने दारियो को ढूंढ निकाला, जो कि इन दिनों अपनी मां के घर पर रहता था। किसी ने उसको भी ठोक दिया। 7 साल बाद एक रोज जून ग्रिसेल्डा से मिलने झेल आई। दरअसल ग्रिसेल्डा के 3 बच्चों पर एक साथ हमला हुआ था। तीनों 3 जगह थे, उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। उसका चौथा बेटा जिंदा है और मेडेलिन में दारियो की मॉम के साथ रहता है। सजा काटने के बाद ग्रिसेल्डा मेडेलिन लौट आई। 3 सितंबर 2012 को एक कसाई की दुकान से बाहर निकलते समय एक अज्ञात हत्यारे ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। तो दोस्तों, ये था ड्रग्स माफिया ग्रिसेल्डा ब्लैंको के जीवन पर बनी सच्ची कहानी।